11th क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिक्स का डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे आज हम। डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू विच यूनिट्स ऑफ अ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। डायमेंशंस होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो पावर्स होती हैं जिसपे बेस यूनिट्स को रेज किया जा रहा है। पावर बोल सकते हो, एक्सपोनेंट बोल सकते हो, जिससे हम एक डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकें। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है डायमेंशंस को शो करने के लिए। फिजिक्स में मेनली मास, लेंथ और टाइम, इन तीन की हेल्प से ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को शो किया जा सकता है इनकी टर्म्स में, मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन स्पीड बाय में टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होगी? लेंथ में, टाइम टी में। तो इसकी डायमेंशंस क्या बनी? लेंथ और टी की पावर -1। लेंथ और टाइम के टर्म्स में इसकी डायमेंशंस को शो किया जा सकता है। अब मास नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास की वैल्यू 0 है, L 1 है, ठीक है, 1 और T -1 है। ये डायमेंशंस बनी वेलोसिटी की। यही डायमेंशंस अब हमने पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर कि हम किन किन चीजों की डायमेंशंस कैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 2-3 फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं इसके हेल्प से। जैसे कि एरिया, एक है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम सिंपल रेक्टेंगल की बात करें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ भी किसमें मेजर हो रही है? लेंथ में। तो इसकी डायमेंशन क्वांटिटी क्या बन गई? इसकी जो क्वांटिटी बन गई डायमेंशन की क्या बन गई? L2। मास और टाइम नहीं है तो इसको आप 0 0 लिख सकते हो, ठीक है। इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के निकाल सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम के निकाल सकते हो, डेंसिटी की निकालते हैं। जैसे कि हम डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बाय में वॉल्यूम। मास को मेजर करने के लिए m, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम किससे आएगी? वॉल्यूम अभी जैसे एरिया निकाला वैसे ही वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो क्या हो जाएगा? L L L। ये क्या बन गया? मास की वैल्यू 1, ठीक है, और लेंथ की वैल्यू 3, जो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस कर दी, लेंथ हो गया -3। टी नहीं है तो टी को ऐसे 0 भी लिख सकते हो आप साथ में। इस तरह से हम डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको गिवन है डेंसिटी की, उसके बाद एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। वेलोसिटी की क्या होगी? वेलोसिटी किससे भी हमने डिराइव की थी? वेलोसिटी का मतलब क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो वेलोसिटी क्या आई थी? L T -1, ठीक है, लेंथ एज इट इज, और टाइम में क्या था? -1। टाइम फिर से ये, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? L1 एंड T रेज टू पावर -2, क्योंकि ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, ठीक है। बेस सेम है तो पावर्स जो है वो क्या होंगी? यहाँ पे ऐड हो जाएंगी ऊपर जाने पे। एक्सेलरेशन आ गया। ऐसे अगर हम फोर्स की निकालते हैं, फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। सॉरी, मास के लिए m और एक्सेलरेशन देखो अभी अभी हमने डिराइव करी है, यहीं से लिख देते हैं हम एज इट इज L और T -2, ठीक है। 1 आप लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात होती है। ये किसके बन गई? फोर्स की डायमेंशंस बन गई। ऐसे ही अगर आपको वर्क की पूछी जाती है, किसी भी चीज की पूछी जा सकती है, आप इससे बना सकते हो। अगर इंपल्स, सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, इंपल्स होता है फोर्स इनटू में टाइम, ठीक है, फोर्स इनटू में टाइम। ये आप इंपल्स का यूज कर सकते हो। फोर्स
ये निकाली हमने फोर्स, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इम्पल्स की बन जाएगी डायमेंशंस m l, टाइम से मल्टीप्लाई किया t -2 इंटू में t की पावर 1 तो क्या बचेगी -1। इस तरह से आपको बुक के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस गिवन है, उन सबको आपने रीड करना है, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करना है, फॉर्मूला लर्न कर लिया तो उसके बाद ये डेरिवेशन करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज का फॉर्मूला पता है, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। बेसिक मास लेंथ टाइम इन तीन चीजों के अंदर ही डिराइव किया जाएगा। इसके अलावा कुछ डायमेंशंस फॉर्मूलाज और एसआई यूनिट जो है वो नॉन मैकेनिकल यूनिट्स की भी होते हैं, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल की पढ़ रहे थे। जैसे कि हीट की वही होगी जो एनर्जी की होगी, ठीक है। या फिर इसके साथ टेम्परेचर आ जाता है, जैसे कि लेटेंट हीट आ जाए, टेम्परेचर के लिए हम के का यूज करते हैं। जहां पर टेम्परेचर आ जाए के से केल्विन, तो मास 0, लेंथ 0, टाइम 0 और केल्विन यूज होता है के टेम्परेचर के लिए। तो लेटेंट हीट आ जाती है तो केल्विन का यूज किया जाएगा। जो एनर्जी जो आएगी हीट पे बेस्ड, वहां केल्विन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ये फॉर्मूलाज आप रीड कर लेना बुक के अंदर से। नेक्स्ट है 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, 4 तरह की क्वांटिटी होती है। फर्स्ट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे कि वैल्यू है आपकी 1, 2, 3 या पाई, ये ऐसी वैल्यू है जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होंगी लेकिन ये कांस्टेंट है, ठीक है। 1, 2, 3 इनको मेजर करने के लिए कोई डायमेंशन नहीं होंगे लेकिन इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी लेकिन उनकी डायमेंशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट की एक फिक्स वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स वैल्यू है। अब स्पीड को या वेलोसिटी बोल लो, स्पीड बोल लो, तो उसको किससे मेजर किया जाएगा, अभी अभी हमने पढ़ा, इस डायमेंशंस का यूज किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये इसकी डायमेंशंस है और वैल्यू कांस्टेंट है। ऐसे और भी होते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, h से डिनोट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू 6.602 × 10⁻34 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो इस वैल्यू का ये क्या कौन से हैं, ऐसे डायमेंशन इनकी एग्जिस्ट करती है, ऐसे कांस्टेंट है। थर्ड देखो डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज जो वेरी कर रही हैं, चेंज हो रही है और उनकी डायमेंशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। वो कोई भी हो सकती है, स्पीड, कोई भी नॉर्मल, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स। इसमें क्या हो रहा है, डायमेंशन इनकी एग्जिस्ट करेगी लेकिन ये वेरिएबल है, इनकी हर जगह पे वैल्यू जो है वो अलग होगी। फोर्थ है डायमेंशन लेस वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यूज तो चेंज हो रही है, वेरिएबल है वैल्यू, लेकिन उनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। जो हमने पढ़ा हुआ है अभी, सबसे पहले पढ़ा था हमने एंगल। मैंने वहां पे आपको जब एंगल के बारे में पढ़ाया था, थीटा के बारे में, मैंने आपको बताया था कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यूनिट हम यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो एंगल, स्ट्रेस, स्ट्रेन ये अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये सारे फॉर्मूलाज आप फॉर्मूला इससे लर्न कर सकते हो। ये सारी चीजें आगे चैप्टर में डिटेल में आएंगी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये वैल्यूज जो है वो, ये रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या आएंगे, डायमेंशनलेस वेरिएबल है। एंगल, स्ट्रेन, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब हमारा क्वेश्चन आता है आगे कि इस डायमेंशन एनालिसिस का क्या काम होता है।
इसका काम होता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स में चेंज करना, फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक करना कि फॉर्मूला सही है या नहीं है। फर्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, conversion of one system of unit into another। एक सिस्टम जो यूनिट क्या है उसको दूसरे के अंदर चेंज करना, ये उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो हमने पढ़ा था, क्या U इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो यहाँ पर अगर हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू रहती है वो इक्वली रहती है, इस चीज पे बेस्ड है ये, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, इसको कर लेते हैं हम साथ के साथ कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। जैसे कि हम फर्स्ट करते हैं 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन के अंदर, ठीक है। ये इस चीज पे बेस्ड है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो यहाँ से अगर हम n1 की या n2 की कोई भी वैल्यू निकालने वो क्या हो जाएगी n2 u2 बाय में u1। इसके हिसाब से हम कर सकते हैं, n1 निकालना है या n2 निकालना है, जो भी वैल्यू आपने निकालनी हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे n2 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, कोई बड़ी वैल्यू से छोटी निकालनी है, कोई भी निकालनी है, n2 निकालना है तो यहाँ पे n1 u1 बाय में u2, वो आप इसको किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो जो वैल्यू नहीं गिवन है। तो ये क्या बन जाएगा, दोनों तरफ जो यूनिट्स होंगी ना वो सेम होंगी, मास, लेंथ और टाइम। इसके अगर हम डिनोट करते हैं ए, बी और सी से, यहाँ पर भी क्या होगा, मास, लेंथ और टाइम, वो दोनों क्या होंगे, वैल्यूज इक्वल होंगी, सिर्फ n1 n2 का फर्क आ रहा होगा। तो इसलिए n2 का क्या फॉर्मूला बन जाए n1 u1 बाय में u2। इसका u1 बाय में u2 जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाए m1, यहाँ पर अगर हम 1 1 और इसको 2 2 से डिनोट कर रहे हैं, m1 बाय में m2 की पावर a, l1 बाय में l2 की पावर b, t1 बाय में t2 की पावर c। ये रिलेशन हो जाता है, ठीक है। इसको जब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे बिल्कुल इजी है, वहां से क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसके अंदर, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है आपने। फर्स्ट एग्जांपल है आपका इसके अंदर ये 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब जो दो वैल्यूज गिवन है ना हम वो करते हैं। न्यूटन में क्या होता है, मास जो होता है m1, m1 होता है किलोग्राम में, ठीक है, m1। लेंथ होती है मीटर के अंदर, m जो न्यूटन है वो mks सिस्टम है, और जो डाइन है वो cgs सिस्टम है, ठीक है। ये दो सिस्टम्स की यूनिट्स हैं जो आपस में हमने कन्वर्ट कर दिया। m1 1 किलोग्राम होगा न्यूटन में जब होगा, ठीक है, लेंथ होगी मीटर के अंदर, और टाइम किसमें होगा, सेकंड के अंदर, ठीक है। m1 m2 की वैल्यूज यहाँ पर पुट करो। अब m2 का पुट करते हैं, सीजीएस यूनिट में किलोग्राम में क्या होता है, ग्राम, ठीक है। तो ये ग्राम के अंदर होगी जो वैल्यू होगी, ग्राम में कितनी होगी, 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। लेंथ 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर वैल्यू सेंटीमीटर में और ग्राम के अंदर लेंगे, और टाइम किसके अंदर होता है, सेकंड के अंदर होता है। m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। m2 की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हम देंगे वो तो हमने कन्वर्ट किया, इसको यहाँ पे सिर्फ 1 ग्राम पुट करेंगे, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड। ये कन्वर्जन के बाद की वैल्यू थी। जब हम m1 और m2 लेंगे तो क्या आएगा, 1 किलोग्राम, यहाँ पर मीटर स्मॉल m से डिनोट करना है इसे, 1 सेकंड, ठीक है, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकंड। इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो इन वैल्यूज को। n2 इज इक्वल टू n1, m1 1 किलोग्राम बाय में 1 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से लेंथ कितनी है, 1 मीटर बाय में 1 सेंटीमीटर, टाइम कितना है 1 सेकंड
बाय में 1 सेकेंड। इसको हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर डायमेंशंस लिखनी है आपने। न्यूटन में क्या होता है, न्यूटन में जो डायमेंशन होगी फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे हम। अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं 1 न्यूटन, न्यूटन का मतलब है फोर्स, तो फोर्स का मतलब क्या हुआ, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास की यूनिट ये और एक्सेलरेशन की अभी अभी हमने पढ़ी थी L1t-2, ठीक है। तो यानी कि ए बी सी की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, इससे कंपेयर करेंगे। अगर हम इसको मैं रब कर रहा हूँ इस फॉर्मूला को, ये वैल्यूज आप समझ गए। अगर हम इस फॉर्मूला से रब करेंगे, न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट, तो फोर्स की डायमेंशन क्या बनी, मास 1 लेंथ 1 टाइम -2, ठीक है। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे हम ए बी सी से, तो ए की वैल्यू क्या है 1, मास के ऊपर जो रेस पावर है वो 1 है, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2, लेंथ की वैल्यू देख ली हमने, टाइम की वैल्यू देख ली, ए बी सी। इन वैल्यूज को जो है वो यहाँ पे पुट कर दो। 1 किलोग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, 1000 ग्राम बाय में 1 ग्राम, ताकि जो वैल्यूज है वो कैंसिल हो जाए, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाए, पावर 1। मीटर को कन्वर्ट करेंगे 100, सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, कैंसिल हो जाएगा। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो रहा है, तो वैल्यू क्या है -2, ठीक है। तो ये क्या आ गया 10,000 इंटू में 100, 10 की पावर 5, तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 5 टाइम के इक्वल होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी ये है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन करना है एक सिस्टम यूनिट का दूसरे के अंदर। क्या करना है आपने, m1 m2 की वैल्यू को पुट करना है, m1 बाय m2, ठीक है। एंड सिमिलरली इस तरह से L1 बाय में L2, T1 बाय में T2। और जो फॉर्मूला होता है उससे ए बी सी को कंपेयर कर लो, जो पावर है ए बी सी डायमेंशन से कंपेयर कर लो। जैसे कि फोर्स में मास की वैल्यू यहाँ पे 1 है, रेज़ टू पावर लेंथ की 1 है, टाइम की -2 है। ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर दी, इसके अंदर कंपैरिजन करके इंटरचेंज कर दो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंसिल करके हमारी वैल्यूज आ जाएगी। फर्स्ट तो आपकी एप्लीकेशन ये है, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 टन, ये होता है फर्स्ट एप्लीकेशन, कन्वर्जन करना। अब सेकंड है कि फॉर्मूला चेक करना कि सही है या नहीं है, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला। सेकंड पढ़ते हैं हम। Second is checking accuracy of formula. फॉर्मूला की एक्यूरेसी हम इससे चेक करते हैं, ठीक है। क्लियरली ये बात समझ लो, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं उनकी डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए फॉर्मूला की। अगर वो चेंज आ रहा है, गलत आ रही है, यानी कि फॉर्मूला जो हमने बनाया है वो गलत है, ठीक है। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट पावर्स ऑफ ऑल थ्री m l and t मस्ट मैच ऑन द आइदर साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे मास की, लेंथ की और टाइम की जो पावर्स है, एक्सपोनेंट पावर्स हैं, वो मैच करनी चाहिए लेफ्ट और राइट साइड पे। अगर उसमें कोई गलती है तो वो फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, रिलेशन गिवन है आपको t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय में g, ठीक है। ये रिलेशन गिवन है आपको। टाइम पीरियड जो है वो किसके इक्वल है, 2 पाई अंडर रूट l बाय में g, जहां पे l क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t टाइम पीरियड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट साइड को देखो, लेफ्ट साइड पे क्या है t, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, सिर्फ t, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मास और लेंथ होगा ही नहीं, सिर्फ इसकी क्या डायमेंशन होगी, t। अब राइट साइड को सॉल्व करो, 2 पाई अंडर रूट l बाय में g, इनकी वैल्यूज पुट करना शुरू करो। 2 पाई की कोई वैल्यू नहीं होगी, 2 पाई यहाँ पे क्या है, 2 और पाई ये दोनों कांस्टेंट नंबर है और इनकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ठीक है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये, 2 और पाई जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब क्या बचा, अंडर रूट लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे हम, l, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज होता है, वेलोसिटी बाय में टाइम के हिसाब से कर लो, वेलोसिटी। वैसे तो आपको डायरेक्ट अब तक पता होगा मुझे l t -2 बन जाएगा ये, ठीक है।
नहीं तो डिराइव करके देख लेना, एक दो बारी पढ़ोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बन गया आपका एल का मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन का होता है L1 t रेज़ टू पावर -2। एल से एल ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अंडर रूट, इसको वैल्यू को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा t की पावर +2, जो माइनस का 2 है वो क्या बन जाएगा प्लस का 2। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो डायमेंशंस क्या आई टाइम, यानी कि ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, हम दोनों तरफ से चेक करेंगे लेफ्ट और राइट साइड पे कि डायमेंशंस बराबर आ रहे हैं या नहीं। ये आपको फॉर्मूला गिवन था, लेफ्ट साइड को सोल्व किया, डायमेंशन आई t की सिर्फ टाइम। ठीक है, राइट साइड पे कर रहे हैं 2π√L/mg। 2π डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ना पाई का कोई, पाई एक वैल्यू कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। इन वैल्यूज को पुट करा, लेंथ को L पुट करा, g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू क्या होती है L t रेज़ टू पावर -2। L से L कैंसिल हो जाएगा, t रेज़ टू पावर ऊपर जाके -2 क्या बन जाएगी +2, जो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ गई टाइम। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन होती है डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, फॉर्मूला को डिराइव करना। इसी फॉर्मूला को ही डिराइव करेंगे अब हम। ठीक है, जो भी हमने ये पढ़ा ना, ये वाला फॉर्मूला t = 2π√L/mg, इसी एग्जांपल से हम करते हैं डेरिवेशन। थर्ड वन इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला को डिराइव करना, आपको कंडीशन गिवन होगी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हिच मे डिपेंड ऑन मास ऑफ बोथ लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन। यानी कि हमें क्या गिवन है, जो टाइम पीरियड है वो आप किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीन चीजों के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चीजें हमें गिवन है। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हम लेट करते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a लिख लिया, लेट कर ली, लेंथ b और g के लिए अभी हम डायमेंशंस नहीं यूज कर रहे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है, इन तीन चीजों पे डिपेंड है जिनकी वैल्यूज a b c के अंदर कुछ भी हो सकती है। अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा k, कांस्टेंट लगा दिया हमने k। a b c की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन, मास की, और जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या लेंथ है, इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब हमें लेफ्ट और राइट साइड को मैच करना है हमेशा डायमेंशंस में। लेफ्ट साइड में क्या बनी डायमेंशंस, मास तो है ही नहीं, मास की यूनिट 0, टाइम लेंथ 0, सिर्फ टाइम है। राइट साइड में देखो k, मास की डायमेंशन a है। ठीक है, लेंथ यानी कि लेंथ की डायमेंशन b है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, L t -2। ठीक है, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, L t रेज़ टू पावर -2, एक में लिख लो आप, एक ही ब्रैकेट के अंदर यूज कर लेते हैं, पूरी एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहे हैं, L t -2 की पावर c। ठीक है, तो अब L यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको रीअरेंज कर लो। मास की वैल्यू a रेज़ टू पावर 1, लेंथ b यहाँ से, c यहाँ से, प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेंथ की जो एक्सपोनेंट पावर होगी वो क्या होगी, b प्लस c, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। टाइम का क्या बन जाएगा, -2c, ये बन गई। अब कंपेयर करो, होमोजेनिटी अगर हम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड पे बराबर होना चाहिए। तो इससे हम मेजर करते हैं, इससे हम कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि मास है ही नहीं। b प्लस c, लेंथ वाले को कंपेयर किया तो 0 और -2c = 1। ये वैल्यू आ गई आपके पास, तीन इक्वेशंस आ गई। a 0 है, अब b प्लस c 0 एंड -2c = 1, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -1/2। c की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, b प्लस c की जगह -1/2 पुट किया तो b की वैल्यू क्या आ गई +1/2। b और c की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो टाइम जो है वो किस चीज पे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मास पे, लेंथ पे और g पे। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बना, कांस्टेंट
m मास की वैल्यू 0 है तो मास लिखने की जरूरत नहीं है। l लेंथ की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/2 यानी कि रेज़ टू पावर 1/2 इनटू में g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आई है, c की जो रेज़ टू पावर है -1/2। तो ये क्या बन गया कांस्टेंट l, इसको हम नीचे ले जाएंगे g तो ये प्लस का हो जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई k√n/g और यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 2 पाई होती है कांस्टेंट, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी जाती है 2 पाई कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड हमारा क्या बन जाएगा t = 2 पाई √l/g। कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन आएगी कि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे आपने ये पुट करना है तो ये फॉर्मूला डिराइव होगा। इससे हम फॉर्मूला की डेरिवेशन कर सकते हैं। दोबारा देख लो, जो फॉर्मूला गिवन है उसमें कंडीशन पुट करी, a b c पावर लेट करी, ठीक है, k कांस्टेंट लगाया। लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए, डायमेंशन जो गिवन थी वो पुट करी, इक्वेशंस को कंपेयर किया, जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पावर्स हैं उनको कंपेयर किया जिससे इक्वेशन फॉर्म हुई, a b c की वैल्यू आई, उन वैल्यू को फॉर्मूला में पुट किया, फॉर्मूला डिराइव होगा, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, दिस मेथड गिव्स अस नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट जैसे कि 1 2 पाई जो इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताता, एक ये लिमिटेशंस है इसकी। सेकंड, इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स हैविंग डायमेंशन द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड। अगर 3 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, मास लेंथ और टाइम, ये 3 के अलावा कोई और फैक्टर होंगे तो फॉर्मूला डिराइव नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड ये होता है वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं किसी भी फॉर्मूला के अंदर या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं, उनकी वैल्यूज हम नहीं निकाल सकते, ना ही लॉग फंक्शंस। लॉग अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 11th के अंदर। उनमें जिनमें कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, लॉग है, ठीक है, उनको हम डिराइव नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। या फिर अगर किसी फॉर्मूला में एक से ज्यादा होते हैं जो वैल्यू, तो उसको भी डिराइव नहीं किया जा सकता। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन when it consists of more than one part of the side। अगर एक साइड पे एक से ज्यादा पार्ट होते हैं तो उसका यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आपको इक्वेशन गिवन हो s = ut + ½ at², तो इस फॉर्मूला को हम डिराइव नहीं कर सकते इस वैल्यू से, क्योंकि एक से ज्यादा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। s = ut + ½ at² कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। एक से ज्यादा पार्ट हो किसी एक साइड पे फॉर्मूला में तो उसको हम डिराइव नहीं कर सकते। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। ये क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता हमें कि जो क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं वो स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर जिसमें सिर्फ डायमेंशन होती है, वेक्टर जिसमें डायरेक्शन को भी कंसीडर किया जाता है। ये डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस हैं। न्यूमेरिकल्स इन 3 इसी तरीके से आएंगे जो हमने पढ़े थे। एक तो ये डेरिवेशन फॉर्मूला की कंडीशंस गिवन देके, दूसरा फॉर्मूला चेक करना सही है या नहीं है, लेफ्ट और राइट साइड के डायमेंशंस को कंपेयर करो, ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल आपके हो गए। तीसरा कन्वर्जन करने का, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये तीनों तरह के न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है।